प्रिय विद्यार्थियों, मैं डॉक्टर अरुण व्यास, एसोसिएट प्रोफेसर जियोलॉजी, गवर्नमेंट बांगड़ कॉलेज डीडवाना। आज मैं आपके साथ इस YouTube वीडियो व्याख्यान में पैलेंटोलॉजी विषय से संबंधित महत्वपूर्ण टॉपिक जीवाश्मों के उपयोग और उनके महत्व अर्थात यूजेज ऑफ फॉसिल्स एंड देयर इम्पोर्टेंस के बारे में चर्चा करूंगा। विद्यार्थियों, जियोलॉजी तथा पेलियोबॉटनी और पेलियोजूलॉजी के अध्ययन में जीवाश्मों का अपना एक विशेष महत्व है। जीवाश्म के अध्ययन के बिना इन विषयों का ज्ञान पूरा नहीं हो सकता। अतः पृथ्वी के धरातल पर जैव उद्भव के उपरांत कौन कौन से परिवर्तन हुए, चाहे वो प्राणी विकास से संबंधित हो अथवा जलवायु, पारिस्थितिकी विज्ञान या वातावरण परिवर्तन से ताल्लुक रखते हो, इन सब का अध्ययन जब हम करते हैं तो इनमें जीवाश्म यानी फॉसिल्स अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। अतः जीवाश्मों के उपयोग के बारे में अगर हम चर्चा करें तो हम इन्हें 8 विभिन्न स्तरों पर अलग अलग तरीके से इनके उपयोग और इनके महत्व को समझ सकते हैं, जिनमें प्रमुख हैं कालानुक्रम महत्व यानी क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस। दूसरा है स्तरीय सहसंबंध यानी स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन। तीसरा है प्राणी भूगोल, प्राणी समूह प्रवास अर्थात जू जियोग्राफी एंड फाउनल माइग्रेशन। चौथा है पुरातन वातावरण और पूरा भूगोल यानी कि एंशिएंट एनवायरनमेंट एंड पेलियोजियोग्राफी। ये 4 ऐसे विषय हैं जिनमें जीवाश्मों के उपयोग पर हम आगे चर्चा करेंगे। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए जीवाश्मों के उपयोग के बारे में जब हम चर्चा कर रहे हैं तो 5वां जो क्रम है पूरा जलवायु यानी पेलियो क्लाइमेट। जब हम पेलियो क्लाइमेट की या पूरा जलवायु की चर्चा करते हैं तो उसमें भी जीवाश्मों का महत्वपूर्ण योगदान रहता है। छठे क्रम में हम अगर बात करें तो प्राचीन जीवन अभिलेख जो रिकॉर्ड ऑफ एंशिएंट लाइफ है, उसके अध्ययन में भी जीवाश्मों की सिग्निफिकेंस बहुत महत्वपूर्ण है। 7वें स्तर पर अगर हम बात करें तो विकासीय महत्व को अगर समझना है, इवोल्यूशनरी इम्पोर्टेंस, तो उसमें भी जीवाश्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। और अल्टीमेटली अगर 8वें स्थान पर अगर हम बात करें जीवाश्मों के उपयोग के बारे में तो हम कह सकते हैं कि जो वर्गीकरण है, क्लासिफिकेशन है जीव जंतुओं का या पादपों का, उस वर्गीकरण को उनकी उत्पत्ति से लेकर वर्तमान में जो स्पीसीज हैं वहाँ तक की पूरी यात्रा को समझते हुए उनका जो क्लासिफिकेशन किया जाता है तो उसमें भी जीवाश्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। सबसे पहले हम कालानुक्रम महत्व यानी क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस पर चर्चा करेंगे। पृथ्वी के संपूर्ण भूवैज्ञानिक इतिहास को, जो हम स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल की जब हम बात करते हैं तो इस पूरे भूवैज्ञानिक इतिहास को 5 बड़ी इकाइयों में विभाजित किया गया है। ये जो 5 बड़ी इकाइयां हैं जिन्हें हम महाकल्प या ईरा कहते हैं, और जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम नीचे से ऊपर की तरफ यानी सबसे पुरानी से लेकर वर्तमान तक के कालखंड को अगर हम डिस्कस करें तो ये जो 5 महाकल्प हैं उन्हें हम आर्कियोजॉइक, प्रोटेरोजॉइक, पेलियोजॉइक, मीसोजॉइक
और सिनोजोइक्स के रूप में स्टैंडर्ड स्ट्रेटिग्राफिक स्केल में पढ़ते आए हैं। इन इकाइयों की शब्दावली से ये स्पष्ट होता है कि इनका नामकरण प्राणी विकास की विभिन्न अवस्थाओं पर आधारित है, जैसे कि प्रागजीवी या प्रोटोजोइक अर्थात प्राणी विकास की प्रारंभिक अवस्था, पुराजीवी या पेलियोजोइक अर्थात पुरातन अवस्था, मध्यजीवी यानी मीजोजोइक्स अर्थात बीज की अवस्था। प्रत्येक महाकल्प को क्रमशः छोटे छोटे अनुविभागों में विभाजित किया गया है। जियोलॉजिकल टाइम स्केल में हम देखते हैं कि इन्हें क्रमशः कल्प यानी पीरियड, युग यानी इपोक और काल कहते हैं। इन अनुविभागों की अवधि में निर्मित सेल समूहों को क्रमशः जियोलॉजिकल टाइम स्केल में समूह यानी सिस्टम, श्रेणी यानी सीरीज और समुदाय यानी स्टेज के रूप में हम वर्गीकृत करते हैं। इन वर्णित अवधि इकाइयों और सेल अवधि इकाइयों यानी टाइम यूनिट्स और टाइम रॉक यूनिट्स को जब हम जियोलॉजिकल टाइम स्केल के रेफरेंस में सारणीबद्ध करते हैं तो जैसा पहले आपको बताया गया था, अगर हम टाइम यूनिट की बात करें यानी अवधि इकाई की, तो उसकी सबसे बड़ी इकाई जैसे महाकल्प जिसे हम इरा कहते हैं, तो उसकी सेल अवधि इकाई उसका टाइम रॉक यूनिट्स इक्विवेलेंट संघ है, जिसे हम कह सकते हैं कि महाकल्प के बराबर का सेल अवधि इकाई का कालखंड संघ कहलाता है। इसी तरह से जो टाइम यूनिट में कल्प या पीरियड है उसका सेल अवधि इकाई का इक्विवेलेंट समूह यानी सिस्टम है। और इसी तरह युग यानी इपोक का सेल अवधि इकाई श्रेणी या सीरीज है। और अवधि इकाई की जो छोटी इकाई है सबसे काल, उसमें अगर हम सेल अवधि इकाई का इक्विवेलेंट देखें तो उसे हम समुदाय कहते हैं। तो इन सब के आधार पर इस फ्रेमवर्क में हमने स्टैंडर्ड जियोलॉजिकल टाइम स्केल बनाकर पृथ्वी के पूरे इतिहास को उसमें समाहित किया है। स्तरित शैलों यानी स्ट्रेटिफाइड रॉक्स के प्रत्येक समूह में कुछ अभिलाक्षणिक जीवाश्म समुच्चय यानी कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल एसेंबलेजेस पाए जाते हैं। जीवाश्म समुच्चय के वंश और जातियों में कुछ ऐसे वंश और जातियां होती है जो केवल समूह विशेष की सेलों तक ही सीमित होती है। जीवाश्म की ये वंश और जातियां समूह के अभिनिर्धारण यानी आइडेंटिफिकेशन में सहायक होती है। इन जीवाश्मों को हम सूचक जीवाश्म या इंडेक्स फॉसिल कहते हैं। इंडेक्स फॉसिल के बारे में आपको पिछले वीडियो व्याख्यान में जानकारी उपलब्ध कराई गई थी। सेल अवधि की छोटी इकाइयां श्रेणी और समुदाय भी जीवाश्म विशेष के वंश और जातियों की उपस्थिति से अभिलक्षणित होती है। ये अभिलक्षणिक जीवाश्म यानी कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल्स उस इकाई से निम्न और उच्च इकाइयों में यानी लोअर एज की और अपर एज की इकाइयों में नहीं पाए जाते हैं। इस प्रकार पर्टिकुलर उस इकाई में उसके कैरेक्टरिस्टिक फॉसिल्स के आधार पर हम उनका अध्ययन कर सकते हैं। कभी कभी ऐसे उदाहरण मिलते हैं जब स्तरित सेल के गुणों में तो परिवर्तन नहीं होता, परंतु ऊपर और नीचे की यानी ओल्डर और यंगर एज के और जाने से जाति विशेष के जीवाश्म की अधिकता पाई जाती है अथवा वह क्रमशः पूर्ण रूपेण अदृश्य हो जाते हैं। ऐसी जीवाश्म जातियों पर आधारित शैलों को अत्यंत छोटी छोटी इकाइयों में विभाजित किया जाता है, जिन्हें प्राणी समूह कटिबंध यानी फाउनल जोन्स कहते हैं। ये फाउनल जोन्स के आधार पर उनका एज और उनका कालखंड जीवाश्मों की मदद से हम अध्ययन करते हैं।
यहाँ यह ध्यान देने योग्य बात है कि प्राणु समूह कटिबंधों यानी फाउनल जोन्स के जीवाश्म सामान्य रूप से एक दूसरे से भिन्न होते हैं, परंतु इन कटिबंधों के बीच कोई भौतिक अथवा जीवाश्मीय ब्रेक या पैलेंटोलॉजिकल ब्रेक नहीं होता है। अर्थात फाउनल जोन्स में जो फॉसिल्स हैं वो एक दूसरे से भिन्न हो सकते हैं, परंतु इन कटिबंधों में किसी प्रकार का भौतिक अथवा जीवाश्मीय भंग या पैलेंटोलॉजिकल ब्रेक नहीं होता है। इस प्रकार हमने देखा कि कालानुक्रम महत्व यानी क्रोनोलॉजिकल सिग्निफिकेंस के तहत जियोलॉजिकल टाइम स्केल के मापदंडों के आधार पर किस प्रकार किसी काल या इकाई में जब हम उसका कालानुक्रम तय करते हैं तो उसमें जीवाश्म अपनी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते हैं। इसी क्रम को आगे बढ़ाते हुए दूसरा जो पहलू है जीवाश्मों के उपयोग और उनके महत्व का, उसे हम स्तरीय सहसंबंध या स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन बोलते हैं। स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन या स्तरीय सहसंबंध, इस पैमाने पर जब हम जीवाश्मों के उपयोग और महत्व की बात करते हैं तो अवसादी शैलों की सहसंबंधित करने में जीवाश्म अपनी भूमिका यहाँ पर भी महत्वपूर्ण निर्वाहित करते हैं। जीवाश्मों को उनकी आयु के अनुसार व्यवस्थित करने से पूर्व यह आवश्यक है कि जीवाश्मी शैलों यानी जो फॉसिलिफेरस रॉक्स हैं जिनमें फॉसिल्स पाए जाते हैं की आपेक्षिक स्थिति का निर्धारण कर लेना चाहिए। ऐसे क्षेत्रों में जो फोल्डेड या प्रतिलोमित नहीं है, यानी वो रीजन्स जहाँ की स्ट्रक्चरली डिस्टर्बेंसेस थोड़ा कम है, निम्नतम सेल सबसे प्राचीन और ऊपरीतम सेल सबसे नवीन होते हैं। ये एक थंब रूल है कि अगर हम किसी क्षेत्र में जाएं और वहाँ स्ट्रेटिफाइड रॉक्स हैं, अलग अलग परतें हैं और वहाँ पर फोल्डेड इलाका नहीं है, स्ट्रक्चरल डिस्टॉर्शन नहीं हुआ है, तो अगर नॉर्मल इलाका है तो वहाँ हम देखेंगे कि जो स्तर पाए जाते हैं उसमें सबसे नीचे वाला स्तर सबसे पुराना, और क्रमगत जब हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे तो वो उससे यंगर एज के होंगे, और सबसे ऊपर पाया जाने वाला स्तर यंगेस्ट यानी नवीनतम आयु का होता है। एक बार किसी क्षेत्र विशेष के सेलों का अनुक्रम तथा उसमें अंतः स्थापित जीवाश्मों की आयु का निर्धारण हो जाने के पश्चात किसी नए क्षेत्र के सेलों के जीवाश्मों के अध्ययन और प्रारूपित क्षेत्र के जीवाश्मों से उनकी तुलना करते हुए उस नए क्षेत्र के सेलों की आयु का निर्धारण तथा मानक भूवैज्ञानिक जो कॉलम्स हैं में उनकी स्थिति निश्चित की जा सकती है। तो ये इस प्रकार से हम जीवाश्मों की उपस्थिति के आधार पर दो डिफरेंट एरियाज के जो एरियाज में जो स्ट्रेटिग्राफिक रॉक्स हैं उनका कोरिलेशन हम फॉसिल्स की मदद से कर सकते हैं। यद्यपि सहसंबंध का यह नियम बहुत महत्वपूर्ण है, तथापि इसके उपयोग में कुछ व्यवधान भी होते हैं जिनका सूक्ष्म निरीक्षण कर समाधान करना अत्यंत आवश्यक होता है। जीवाश्मों की सहायता से सेलों को सहसंबंधित करने में सबसे प्रमुख अवरोध विभिन्न ऐसे समकालीन जीवाश्मी समुच्चयों की आयु का निर्धारण करने में है जो विभिन्न वातावरणों को दर्शाते हैं। प्राणियों के गुण तथा आकार प्रकार, जलवायु, तापमान, समुद्र की गहराई, प्रकाश आदि भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर करते हैं। इन भौतिक परिस्थितियों पर निर्भर समकालीन परंतु विभिन्न वातावरण में पाए जाने वाले प्राणी समुच्चय के गुणधर्म भिन्न भिन्न होते हैं। उदाहरण के तौर पर बंगाल की खाड़ी में वर्तमान काल में जिस प्रकार के प्राणियों का जीवाश्मन हो रहा है वह इंग्लैंड के समुद्र में होने वाले जीवाश्मन से भिन्न होगा, क्योंकि इन समुद्रों का भौतिक परिस्थितियां भिन्न भिन्न हैं।
जीवाश्मों का इस प्रकार का वैभिन्य आयु वैभिन्य नहीं दर्शाता। ऐसी समस्या आने पर हर संभव उपायों और प्राप्त सूचनाओं के आधार पर सेलों को सहसंबंधित किया जाना उचित रहता है। बहुधा जीवाश्मों में सामान्य वैभिन्य होने के बावजूद भी सूक्ष्म अध्ययन से कुछ ऐसे वंश और जातियां प्राप्त हो जाती है जो दोनों क्षेत्रों में उपस्थित होती है। ऐसी वंश और जातियां सहसंबंध में अत्यंत सहायक होती है। इस प्रकार हम ये समझ सकते हैं कि किसी दो विभिन्न क्षेत्रों में अगर स्ट्रेटिग्राफिक ऑर्डर में चट्टानें पाई जा रही हैं तो उनको फॉसिल्स के आधार पर किस प्रकार हम स्ट्रेटिग्राफिक कोरिलेशन कर सकते हैं। दूसरी समस्या जीवाश्मों के परिवहन से संबंधित है, यानी ट्रांसपोर्टेशन ऑफ फॉसिल्स। यह आवश्यक नहीं कि जिस स्थान पर प्राणी जीवन काल में निवास करते हैं वहीं उनका जीवाश्मन भी हो। कभी कभी मृत्यु उपरांत उनके अवशेष परिवहन के फलस्वरूप उनके निवास स्थान से बहुत दूर ऐसे सेलों में अंतःस्थापित हो जाते हैं जिनका निर्माण ऐसे वातावरण में हुआ हो जिसमें उक्त प्राणियों के निवास के लिए उपयुक्त परिस्थितियां नहीं पाई जाती हैं। तो ये एक तरह का कई बार कंफ्यूजन पैदा कर देता है कि जो लिविंग ऑर्गेनिज्म था वो जब डेड हुआ ट्रांसपोर्ट होके किसी दूरस्थ स्थान पर जाकर ऐसी चट्टान और ऐसे क्षेत्र में ऐसे एनवायरनमेंट में फॉसिलाइज हो गया जो कि उसके लिविंग एनवायरनमेंट से टोटली डिफरेंट होता है। तो ये कई बार इस तरह की गलत सूचनाएं भी हमको मिल सकती हैं। तो इसमें इनका डिटेल से अध्ययन ट्रांसपोर्टेशन के संबंध में भी होना आवश्यक होता है। यदि इन सेलों और उनमें अंतःस्थापित इस प्रकार के वाहित जीवाश्मों का सूक्ष्म अध्ययन नहीं करें तो तनिक छोटी सी असावधानी से ही उन अवसादी सेलों के वातावरण को ही उनमें पाए जाने वाले जीवाश्मों का वातावरण मान लेने की भूल हम कर सकते हैं। अतः यह निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं कि जीवाश्म पर आधारित सहसंबंध के विषय में अंतिम निश्चय लेने में अत्यंत सावधानी से काम करने की आवश्यकता होती है। साथ ही साथ जीवाश्मों के स्वरूप का वे इन सिटू है या ट्रांसपोर्टेड है इसका भी ज्ञान हमको सटीक तरीके से करना आवश्यक होगा। तभी हम जीवाश्मों की मदद से किसी दो विभिन्न क्षेत्रों के स्ट्रेटिग्राफिक ऑर्डर्स का कोरिलेशन कर पाएंगे। विद्यार्थियों, आज के इस YouTube व्याख्यान में मैंने आपको जीवाश्म के महत्व और उपयोग के संबंधित दो महत्वपूर्ण कारक कालानुक्रम महत्व और स्तरीय सहसंबंध के बारे में जानकारी बताई। घर बैठे अपने अध्ययन को जारी रखते हुए इस YouTube वीडियो को बार बार देखें, सुने, समझें और पढ़ें। आज की बांगड़ महाविद्यालय लीडवाना के YouTube चैनल पर विभिन्न विषयों के विषयगत YouTube व्याख्यान जो आपके लिए ई प्लेटफॉर्म पर जारी किए जा रहे हैं उनका अध्ययन करते हुए अपने स्टडी को लगातार जारी रखें। भारत में वैक्सीनेशन का काम शुरू हो गया है लेकिन अभी कोई दवाई नहीं, इसलिए किसी प्रकार की ढिलाई नहीं। 2 गज की दूरी अभी भी है बहुत ज़रूरी। मास्क लगाएं, अपने आप को सैनिटाइज करें और घर बैठकर अपने अध्ययन को यथावत जारी रखें।